हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा ही स्टडी जोन में। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 अगस्त की एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इनसे आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण दो प्रकार से है। एक क्रिप्टोगैमी होता है, दूसरा फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में फूल तथा बीज नहीं होते और फेनेरोगैमी में फूल, फल तथा बीज होते हैं। क्रिप्टोगैमी 3 टाइप के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमी होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे चलते हैं। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं शैवाल, कवक, जीवाणु, चारा, लाइकेन और स्पाइरोकाइरस के एग्जाम्पल हैं। ब्रायोफाइटा इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। और जो ब्रायोफाइटा होता है ये शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच में आता है। ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधे हैं जो शैवाल से विकसित हुए हैं। आगे देखते हैं। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं और यह मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं डासोनिया, मोसेस, हॉर्नवर्ट आदि। डासोनिया होता है ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है। अब देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यह पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे बीजाणु के जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इन पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है। इसके एग्जाम्पल हैं फर्न, हॉर्सटेल्स और लाइकोपोड्स। आगे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म देखते हैं। अब जिम्नोस्पर्म पौधों में बीज नग्न होते हैं। इन पौधों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ऐसे बीज का उत्पादन करते हैं जो अंडाशय में विकसित नहीं होता है, क्योंकि इन पौधों में फूल और फल नहीं पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पाइनस और साइकस। आगे देखते हैं। और यह वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परवीरेंस है जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। इन पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसके एग्जाम्पल देखते हैं चावल, मक्का, गेहूं, गुलाब, लिली, ब्रोकली, पेटूनिया, बैगन, टमाटर, मिर्च और गन्ना शामिल हैं। अब आगे चलते हैं। वनस्पति जगत का वर्गीकरण सबसे पहले एकलर द्वारा किया गया था 1883 ईस्वी में। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थेरियोफेस्टस को। और अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है रोगों से संबंधित अंग, यानी रोगों से संबंधित अंग। तो जो अल्जाइमर रोग होता है उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, जो स्मृति क्षमता होती है वो कम होने लगती है। गठिया से जोड़ प्रभावित होता है, दमा से श्वासनली, कोलाइटिस से कोलोन यानी कि बड़ी आंत। आगे देखते हैं। नेत्र श्लेष्मला शोथ जिससे आंखें प्रभावित होती हैं, कोविड-19 से श्वसन प्रणाली, डिप्थीरिया से श्वसन तंत्र, एक्जिमा से त्वचा और मसूड़ा शोथ यानी गिंगिवाइटिस से मसूड़े। आगे देखते हैं। ग्लूकोमा इससे आंखें प्रभावित होती हैं, गंडमाला यानी घोंघा से थायराइड और ग्रेव्स डिजीज से थायराइड, पीलिया से लीवर, कुष्ठ रोग से त्वचा और परिधीय नसें। आगे देखते हैं। ल्यूकेमिया जिससे कैंसर होता है, अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। और जो मलेरिया होता है इससे प्लीहा प्रभावित होता है। मेलानोमा से त्वचा का कैंसर होता है। ऑटिटिस से कान प्रभावित होता है। पार्किंसंस रोग ये मस्तिष्क का रोग है। आगे चलते हैं। सोराइसिस इससे त्वचा प्रभावित होती है। रेबीज केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। बाल वक्र होता है जो हड्डियों को प्रभावित करता है। स्कर्वी जो मसूड़ों को प्रभावित करता है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तनु स्तंभ यानी जैसे टिटनेस कहते हैं, ये कंकाल की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। ट्रेकोमा जिससे आंखें प्रभावित होती हैं और विटिलिगो ये त्वचा को प्रभावित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक विज्ञान के कुछ नियम। तो सबसे पहले देखते हैं पास्कल का नियम। किसी भी तरल पर लगाया गया दबाव पूरे तरल में सभी दिशाओं में बिना कम हुए और समान रूप से प्रसारित होता है।
इसके जो एग्जाम्पल हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिक मशीनें जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, ये पास्कल नियम के अनुप्रयोग हैं। अब आगे चलते हैं। समवेग संरक्षण सिद्धांत। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा होता है, उनका कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रॉकेट की उड़ान, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर G/m1m2/r²। और जो G होता है एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। यह नियम बताता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, कार्बन ठोस और गैस दोनों होने के कारण समान द्रव्यमान रखता है और पदार्थ के साथ नहीं बदलता। अब देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, पहले नियम को। और इसका एग्जाम्पल जो है, चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रेलगाड़ी अचानक रुक जाने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है उसे संवेग का नियम कहते हैं। जो पहला नियम था उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है, जो कि F बराबर m/a होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जब तीव्र गति से आती हुई गेंद को पकड़ता है तब वह अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। यह है दूसरे नियम का उदाहरण। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है प्रतिक्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली जिस बल से आगे बढ़ती है, बंदूक भी उतने ही बल से पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है, यानी कि उतना ही बल पीछे की ओर भी लगता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका आधिकारिक नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे IBRD कहा जाता था। 1946 में इसका परिचालन शुरू हुआ और इसमें 38 सदस्य थे। इसकी स्थापना कब हुई देखते हैं। और इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके जो सदस्य देश हैं वह हैं 189। इसके जो नवीनतम सदस्य हैं वो है तुवाल, दक्षिण सूडान और नौरू। इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं अजय बंगा और CEO हैं अंशुला कांत। भारत 1945 में इसका सदस्य बना था। अब देखते हैं आसियान। आसियान जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में आता है। इसके 10 सदस्य देश हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। सबसे पहले आता है हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। नेक्स्ट युद्ध है कलिंग की लड़ाई। यह 261 ईसा पूर्व में हुई और यह अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। अब आती है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई। यह मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। अब आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अब देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ ये युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अब देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। यह मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ। अब देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर और
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध, ये होता है 1529 में। इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। इसके बाद आता है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ और यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ था। इसके बाद आता है कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर इसे मजबूर किया। आगे देखते हैं। अब आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1556 में हुआ। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अब आता है तालीकोटा का युद्ध, ये होता है 1565 ईस्वी में। दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें राणा प्रताप की हार हुई और अकबर विजयी हुआ। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। यह हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। इसके बाद देखते हैं वांडीवाश का युद्ध। ये 1760 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज विजयी हुए। अब देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये 1761 ईस्वी में हुआ और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, और जिसमें मराठाओं की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम दुदी की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ, और यह जो युद्ध था मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अब आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 और 84 ईस्वी में हुआ और यह मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला था। अब देखते हैं तृतीय युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये होता है 1797 से 99 के बीच। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। अब आगे चलते हैं चिलियानवाला युद्ध। ये 1849 में हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। इसके बाद आता है भारत चीन सीमा युद्ध, जो कि 1962 में हुआ। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। अब देखते हैं भारत पाक युद्ध। ये हुआ था 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। अब देखते हैं भारत पाक युद्ध, जो कि दूसरी बार हुआ। ये हुआ था 1971 में। इसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। अब देखते हैं कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ। अब देखते हैं कोशिका। तो कोशिका से क्वेश्चन बना था। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। आदमी का जो शरीर होता है वह 60 से 90 ट्रिलियन सेल से बना होता है। कोशिका विज्ञान की जनक है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूविन होग ने। आगे चलते हैं कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। मानव शरीर में जो अंडा कोशिका होती है यह सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है शुक्राणु। और जो तंत्रिका कोशिका होती है यह सबसे लंबी कोशिका होती है मानव के शरीर की। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 1985 में की गई और यह खेल एवं कोच को दिया जाता है।
जिसकी राशि 15 लाख रुपए है। इसके जो प्रथम विजेता हैं वह हैं भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नामबियर। 1985 में दिया गया था। अब देखते हैं इसके जो आखिरी विजेता यानी 2022 में किस किस को दिया गया। तो राज सिंह, जीवनजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ शिरूर, सुजीत मान, दिनेश जवाहर लाल और विमल प्रफुल्ल घोष 2022 में इनको दिया गया था। अब देखते हैं अपन GDP के बारे में। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। GDP शब्द दिया था साइमन गुजनेट्स ने। GDP की प्रथम बार गणना दादाभाई नौरोजी द्वारा 1876 में की गई थी। आगे चलते हैं। भारत GDP के मामले में 5वें नंबर पर आता है और इसकी जो गणना की जाती है वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2023 और 24 में जो GDP ग्रोथ अनुमान था वह था 6 to 6.8%। सबसे ज़्यादा GDP वृद्धि दर कब देखी गई, तो यह 1991 में देखी गई थी। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, जिनसे कई शिफ्टों में क्वेश्चन बना है। इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। ये 1336 ईस्वी में की गई थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया। शासन करने वाला जो पहला वंश था वह था संगम राजवंश। अब देखते हैं इसके जो महानतम शासक थे वो कौन थे। तो इसके जो महानतम शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो तालीकोटा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था 1565 में। इस युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। श्रीरंग प्रथम जो कि तिरुमाला देवराय का पुत्र था और वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे, इनके बीच हुआ था ये तालीकोटा का निर्णायक युद्ध। अब देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य के वंश थे, जो कि 4 वंश थे, वो कौन कौन से थे। 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य के। पहला वंश था संगम वंश। इसकी स्थापना बुक्का एवं हरिहर ने की, जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जो दूसरा वंश था वह था सालोब वंश। इसकी स्थापना नरसिंह सालोब ने की और ये 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। इसके बाद तीसरा वंश आता है दुलुभ वंश, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई और यह 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आता है जो कि चौथा वंश था अरावीडु वंश। इसकी स्थापना तिरुमले द्वारा की गई और यह 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।